हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। शाम के 6:30 बजे हैं और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं बिहार एसएससी सीजीएल 3 का स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 16 के साथ। तो आज हम लोग सेट नंबर 16 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 15 तक कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग लें। चलिए, तो आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 16। आप लोग भी आंसर करते रहिए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेट 16 का समान अध्ययन के प्रश्नों से। और समान अध्ययन का पहला प्रश्न आज का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है? तो आपके पास ऑप्शन है कोरबा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है रामगुडम तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तालचेर आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है कवास गुजरात। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कवास गुजरात, ये सही सुमेलित है। तो और कोरबा कहाँ है? तो कोरबा आप लोग को याद रखना है। कोरबा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में कोरबा है, आप लोग याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोरबा है। और रामगुडम कहाँ है? तो रामगुडम तमिलनाडु में ना होके रामगुडम कहाँ है? तो तेलंगाना में है। ठीक है, और तालचेर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में ना होके तालचेर कहाँ है? तो यह है ओडिशा में। कहाँ? तो ओडिशा, आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है हमारा? निम्न में से किसे इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो हमें बताना है किसने इंडियन ओपिनियन जो है समाचार पत्र आरंभ किया था। आपके पास ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो आपको सही उत्तर करने हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। और इन्होंने कब ये शुरू किया था? ये ईस्वी भी आप लोग याद रखिएगा। तो 1904 में इनके द्वारा ये शुरू किया जाता है। और इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके प्रथम संपादक आप लोग याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन का, तो मनसुख लाल। कौन? मनसुख लाल, आप लोग ये याद रखिएगा, मनसुख लाल इसके संपादक थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? आपको बताना है इसमें कौन सही है। और देखिए छोटा कर देता हूँ, आप लोग को ऑप्शन भी दिखेंगे। तो इसका है आपके पास स्टेटमेंट पहला क्या कर रहा है? ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। दूसरा क्या कर रहा है? भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तीसरा क्या कर रहा है? बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ऑप्शन। और स्टेटमेंट चौथा क्या है? तो विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो आपको इसमें सही उत्तर बताने हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, तो ये बात सही है। और ये ककोलत कहाँ है? आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो ये ककोलत नवादा जिले में है। कहाँ? तो नवादा जिले में है ककोलत। ठीक है, और भीम बांध जो है, ये भीम बांध बिहार के जमुई और मुंगेर के बीच में स्थित है भीम बांध। तो ये भी आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा क्या है? बिहार का करंडा कुंड, तो ये करंडा कुंड कहाँ है? तो ये राजगीर में है। और ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध इसी कुंड में स्नान किए थे। तो आपका ये भी सही है तीसरा। और चौथा क्या है? विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये भी सही है। और ये कहाँ पे है संग्रहालय? तो ये भी राजगीर में है, राजगीर में। तो इसका आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इसके सारे स्टेटमेंट सही हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। आपके पास ऑप्शन ए है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 8वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 5वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि ये 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था। तो ये 10वीं अनुसूची जो है संविधान के 52 में, कितना? तो 52वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? तो 1900 कब जोड़ा गया था? 1985 ईस्वी में। ठीक है, 1985 में जोड़ा गया था। और कुल कितने अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में? तो मूल में थे 8, लेकिन अभी कितने हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है
दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी है जीवी के राव समिति, ऑप्शन सी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी है LS सिंघवी समिति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये सही है। दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनाव सुधारों से संबंधित है और इन्हीं के सुझाया गया क्या क्या है, तो मतदान की अवस्था जब क्या होती है, बूथ लूट ली जाती है, तो ये सब बातें इन्हीं के द्वारा इसमें सुधार का सिफारिश किया गया था। चलिए अब आप लोग देखिए LM सिंघवी समिति आप लोग जानते होंगे, तो इनके द्वारा क्या किया गया था, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इन्हीं के सिफारिश पे मिला था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे। छठा नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है सही नहीं है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हो गया है ऑप्शन ए है वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। ऑप्शन बी है उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। ऑप्शन सी है जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है। और ऑप्शन डी है जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये गलत है। बाकी आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों क्या है तो सही है। और ऑप्शन डी क्यों गलत है? क्योंकि ये प्रथमतः नहीं, ये अंतिम में वोट करते हैं। जब क्या हो जाती है किसी भी विधेयक पे दोनों पक्षों का मत जब होता है बराबर हो जाता है तब क्या किया जाता है, तो इनके द्वारा वोट किया जाता है और ये निर्णायक वोट होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पे। और 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से वर्ष 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी है रॉलेट एक्ट। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जालियांवाला बाग हत्याकांड। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और जालियांवाला बाग में क्या होता है, तो जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है। इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने अपने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, जैगरोस पर्वत स्थित है। आपके पास ऑप्शन है ईरान में, ऑप्शन बी है इराक में, ऑप्शन सी है सीरिया में, ऑप्शन डी है यमन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए ईरान में है जैगरोस पर्वत। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पे। क्या कह रहा है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। तो राज्यपाल के सिफारिश पे ही क्या किया जाता है, तो धन विधेयक को पेश किया जाता है। और इसी तरह हमारे संसद में अगर धन विधेयक पेश होते हैं तो पहले किससे, तो राष्ट्रपति से क्या किया जाता है, तो इसका आप लोग अनुमति लेना पड़ता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10। और 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें केरल से संबंधित नृत्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए है भारतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथकली, ऑप्शन सी है मोहिनी अट्टम और ऑप्शन डी है कुरियाट्टम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम। क्योंकि भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। और ये किस तरह के नृत्य हैं, तो ये शास्त्रीय नृत्य है। और कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से, तो कुचिपुड़ी कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में। कथक कहाँ होता है, तो कथक उत्तर भारत में होता है। भारतनाट्यम मैंने अभी आपको बताया तमिलनाडु में होता है। ओडिसी कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। सतरिया कहाँ होता है, असम में होता है। मणिपुरी कहाँ होता है, तो मणिपुर में होता है। और कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ होते हैं, तो ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। और कुरियाट्टम भी केरल का प्राचीन नृत्य है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? आपके पास ऑप्शन ए है उम्बेर्टो सुल्पासो, ऑप्शन बी है कीमो राइकोनेन, ऑप्शन सी है एंड्रयू हैरिस और ऑप्शन डी है मरात सैफिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उम्बेर्टो सुल्पासो। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे।
क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए है सआदत खान, ऑप्शन बी है नासिर, ऑप्शन बी है नादिर शाह, ऑप्शन सी है अहमद शाह अब्दाली और ऑप्शन डी है सरफराज जंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था मुगल बादशाह किसके द्वारा? तो बहादुर शाह के द्वारा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पे। और 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी है WTO। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक को जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 14 नंबर पे। 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है उत्तर, ऑप्शन बी है दक्षिण, ऑप्शन सी है पूर्व, ऑप्शन डी है पश्चिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पूर्व। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी सीमा के समानांतर ही ऑस्ट्रेलिया में महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो है। और ये क्या करता है, तो ये एक प्रवाल भित्ति है जो अवरोध का काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आपके पास ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है जिनेवा में, ऑप्शन सी है पेरिस में, ऑप्शन डी है जापान में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर है न्यूयॉर्क में। और ये किसके द्वारा किया गया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, या उद्घाटन किया गया। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सिटी है न्यूयॉर्क। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पे। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल, ऑप्शन ए है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, ऑप्शन बी है पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ऑप्शन सी है बचत और निवेश, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पे। क्या करा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? आपके पास ऑप्शन है नर्मदा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है महानदी, ऑप्शन डी है कावेरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और गोदावरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। और ये इसकी अगर आप लोग से लंबाई पूछ लिया जाए तो लंबाई 1440 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है 25 दिसंबर, बी है 25 जनवरी, सी है 25 मार्च और डी है 25 फरवरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 25 जनवरी को क्या किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन क्या हुआ था 25 जनवरी 1950 को। कब? तो 1950 को क्या हुआ था, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में कब से, तो 2011 से हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पे। 19 तो 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है सत्या नडेला, ऑप्शन सी है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन डी है रघुराम राजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सत्या नडेला जो है हिट रिफ्रेश के लेखक हैं। ठीक है, और सत्या नडेला क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 पे। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है एरिस मेर्टेंस टेनिस, 2 है दिग्विजय शरण पोलो, 3 में है अर्जुन आज़ाद क्रिकेट और 4 में है सिमोना हालेफ हॉकी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका आपका बी जो हो जाएगा वो सही है, क्योंकि 2 दिग्विजय शरण जो हैं वो पोलो के नहीं, ये किसके प्लेयर हैं, तो ये आपके टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक है, और ये भारतीय मूल के हैं। और चौथा में सिमोना हालेफ जो है, वो सिमोना हालेफ भी टेनिस की खिलाड़ी है और ये रोमानिया की है। ठीक है, तो ये दोनों गलत सुमेलित हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 पे। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बालात श्रम निषेध
है यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है आपके पास अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 26। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23 में जो है वो इस चीज़ की चर्चा की गई है। किसका? तो बालात श्रम प्रतिषेध का। ठीक है। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 24 कहता है बालकों का कारखानों में नियोजन जो है वो प्रतिषेध है, ये अनुच्छेद 24 के तहत है। चलिए, या प्रतिबंधित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? आपके पास ऑप्शन ए है उज्बेकिस्तान, बी है किर्गिस्तान, सी है ताजिकिस्तान और डी है कजाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कजाकिस्तान ने अपना राजधानी इसका कहाँ था? तो अस्ताना था, जिसका नाम बदल के इसने क्या कर लिया है? तो नूर सुल्तान कर लिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा सत्य नहीं है। और आपके पास देखिए, मैं छोटा कर दूँ, अब आपको दिख रहा होगा। आपके पास स्टेटमेंट ए है 1958 ईस्वी में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र के अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। ऑप्शन बी है, या ऑप्शन नहीं, ये स्टेटमेंट दूसरा क्या कर रहा है? 2019 ईस्वी में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला। और तीसरा स्टेटमेंट है 2019 ईस्वी में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एथर डफलो व माइकल क्रेमर हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो गलत है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जो क्या कहते हैं, तो नोबेल पुरस्कार जो है ये कब शुरू किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1901 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। और ये किसके याद में? तो ये अल्फ्रेड नोबेल के याद में शुरू किया जाता है। और ये कहाँ की संस्था है? तो ये है स्वीडन की। ठीक है। और अर्थशास्त्र में इन्होंने ये पुरस्कार देना कब से शुरू किया? तो 1968 से, ना कि 58 से। ठीक है, ये इसलिए गलत है। और 19 में कुल 3 लोगों को दिया गया था। और किन किन को दिया गया था? तो अभिजीत बनर्जी, एथर डफलो और माइकल क्रेमर। ये सही है। तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है और पहला गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 पे। प्रश्न नंबर 24 क्या कर रहा है हमारा? निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? आपके पास ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी है 1853 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के जनरल गवर्नर को क्या करता है? तो भारत का जनरल गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है। और पहले जनरल गवर्नर ये बनने वाले, भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया जाता है। ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 पे। और 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए है 11 अक्टूबर 1766, ऑप्शन बी है 11 अक्टूबर 1824, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर 1724 और ऑप्शन डी है 11 अक्टूबर 1757। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 11 अक्टूबर 1724। ठीक है। और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये निज़ाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुवारिज खां के बीच लड़ा गया था। और इसमें निज़ाम उल मुल्क विजय होते हैं और मुवारिज खान जो है वो मारे जाते हैं। और सकरखेरा कहाँ है? तो ये है आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 पे। क्या है? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन में हुआ था। आपके पास ऑप्शन है बोधगया, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है कश्मीर। तो देखिए, कनिष्क के काल में कौन सा बौद्ध संगीति होता है? तो चौथा और आखिरी बौद्ध संगीति होता है। और ये कहाँ होता है? तो कश्मीर के कुंडल ग्राम में। तो ऑप्शन डी कश्मीर ये सही है। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? तो वसुमित्र इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 पे। और 27 नंबर प्रश्न क्या करा? 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज और के बीच
हस्ताक्षरित हुई थी? ऑप्शन ए है आपके पास सिख, ऑप्शन बी है गोरखा, ऑप्शन सी है मराठा, ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोरखा। तो अंग्रेज और नेपाल के बीच आप लोग कह सकते हैं कि ये संधि हुई थी, और नेपाल के ही गोरखा। तो इस संधि में क्या होता है, इस संधि के तहत नेपाल के काठमांडू में अंग्रेज का एक प्रतिनिधि रखने की अनुमति मिल जाती है, और दूसरा क्या होता है, तो अंग्रेज की सेना में गोरखा रेजिमेंट बनाया जाता है और गोरखाओं को उसमें शामिल किया जाता है। चलिए, और तब से अभी तक हमारे सेना में एक गोरखा रेजिमेंट होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 28 नंबर पे। 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन ए है 150 बिलियन वर्ष, ऑप्शन बी है 4 से 5 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी है 4 से 5 बिलियन वर्ष, ऑप्शन डी है 150 मिलियन वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 से 5, लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुराना हमारा पृथ्वी है। और हम लोग ये इसका पता कैसे लगाते हैं, तो रेडियो डेटिंग विधि से क्या होता है, तो इसकी आयु का गणना किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 पे। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 30 पे। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? आपके पास ऑप्शन ए है अचूक, ऑप्शन बी है अमोघ, ऑप्शन सी है लक्ष्य, ऑप्शन डी है हेलेना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हेलेना। और इसे क्या किया जाता है, तो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। और ये जो है क्या है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, और आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि इसका जो है क्या कहते हैं, तो इसका परीक्षण कब किया गया था? तो इसका परीक्षण जो है 2018 में इसका परीक्षण किया जाता है। कहाँ पे? तो पोखरण में। आप लोग ये याद रखिएगा, पोखरण में इसका क्या किया जाता है, तो परीक्षण किया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दागो और भूल जाओ। ठीक है, इस नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? आपके पास ऑप्शन है कौशाम्बी, ऑप्शन बी है इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन सी है विराटनगर, ऑप्शन डी है मथुरा। तो 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विराटनगर जो है वो आपकी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, और कौशाम्बी की वत्स्य है, और इंद्रप्रस्थ जो है वो कुरन महाजनपद की है, और मथुरा जो है वो सूरसेन की। ठीक है, और आप लोग याद रख सकते हैं पाटलिपुत्र कहाँ की, तो मगध की है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 32 पे। और 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? तो आपके पास ऑप्शन ए है 1971 वर्ष, ऑप्शन बी है वर्ष 1967, ऑप्शन सी है वर्ष 1968, ऑप्शन डी है वर्ष 1972 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ष 1971 में, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, और संसद में जो है लोकपाल विधेयक बहुत बार पेश किए गए हैं, 1971 के बाद 1977 में, 85 में, 89 में, और बहुत बार। और हर एक बार ये क्या होता था, तो ये पारित नहीं हो पाता था। लेकिन अंतिम बार जो इसे पेश किया गया था वो 2013 में इसे पारित कर दिया गया। कब? 2013 में इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। और इसी के तहत 2019 में, कब? तो 2019 में हमको पहला लोकपाल मिलते हैं। कौन? पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल हैं, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 33 पे। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन तीसरी जैन तीर्थंकर थे? तो आपके पास ऑप्शन है ऋषभदेव, ऑप्शन बी है अजीत नाथ, ऑप्शन सी है संभवनाथ, और ऑप्शन डी है सुमतिनाथ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, संभवनाथ जो हैं वो तीसरे तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म के। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो घोड़ा होता है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है और प्रथम तीर्थंकर उन्हें कहते हैं हम लोग, तो कौन है? ऋषभदेव। और ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह कौन है? तो सांड ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह है। और अजीत नाथ जो हैं वो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हैं। ठीक है, और उनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। और महावीर स्वामी जो हैं वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 34 पे। और 34 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथूर पलकोवा को
भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ठीक है, ये मिठाई क्या जो है वो तमिलनाडु की है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। कौन सी मिठाई है? तो श्रीविल्लीपुथूर पलकोवा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 35 पे। क्या निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है कोयना परियोजना महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है शरावती परियोजना कर्नाटक, ऑप्शन डी है बालीमेला परियोजना ओडिशा और ऑप्शन डी है सवारीगिरी परियोजना गुजरात। तो इसमें आपके उत्तर जो हो जाएंगे ऑप्शन डी सवारीगिरी परियोजना गुजरात में ना होके ये कहाँ है? तो ये केरल। आप लोग याद रखिएगा ये केरल में है। ठीक है, और केरल के पंबा नदी पे इस परियोजना को बनाया गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई? आपके पास ऑप्शन है वयस्क साक्षरता, ऑप्शन बी है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना, ऑप्शन डी है माध्यमिक शिक्षा और ऑप्शन डी में क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का क्या करना? तो सार्वभौमिकीकरण करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, और ये योजना जो चलाई गई थी तो इस योजना के तहत क्या किया गया था? तो प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में छात्रों को दोपहर के भोजन जो है वो निःशुल्क में प्रदान करने के उद्देश्य से ये चलाया गया था। ठीक है, तो आप लोग तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोग इसमें पढ़े थे उस समय क्या हुआ था। तो हमारे स्कूलों में क्या किया जाता था? तो अनाज दिया जाता था। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, जैसे कि अभी जो चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2001 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसके बाद क्या हुआ 2004 से स्कूलों में क्या है? तो पका हुआ भोजन दिए जाने लगा। लेकिन हम लोग के टाइम में क्या होता था? तो हम लोगों के टाइम में हम लोग को अनाज मिलता था और हम लोग बोरा लेके जाते थे अनाज लेने के लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 पे। और क्वेश्चन नंबर 37 क्या है हमारा? जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कस्तूरबा गांधी, इन्हीं के जन्म दिवस। और कब है इनका? 11 अप्रैल। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 अप्रैल 2005 से ये शुरू किया जाता है और इसके तहत प्रसूति के लिए 1000 आर्थिक सहायता भी दी जाती है। चलिए, और इसे कौन चलाता है? तो इसे जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 38। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में कौन सा सत्य है? ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपके पास ऑप्शन ए है यह निःशुल्क प्राप्त होता है, ऑप्शन बी है यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, ऑप्शन सी है यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 38 का सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, और ये कब शुरू किया गया था? तो ये फरवरी कब? तो फरवरी 2015 को ये शुरू किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 पे। और 39 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन करें। एक में भीतरकनिका, 2 में पिच्चावरम, 3 में कुंडापुर। उपरोक्त में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है या है? तो आपके पास ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है कि 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है ये सभी। तो 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1 और 2। तो देखिए ये भीतरकनिका कहाँ है? तो भीतरकनिका आप लोग को याद रखना है ये ओडिशा में है। ठीक है, और पिच्चावरम और मुथुपेट मैंग्रोव वन, ठीक है, ये भी आपका कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। तो ये क्या है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा, तो ये कहाँ हो जाते हैं आपके? ये आपके हो जाते हैं पूर्वी तट पे, जबकि कुंडापुरम जो है ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसीलिए आपके 39 के 1 और 2 सही हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग 40 पे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको बताना है। तो कथन 1 क्या है? वह मोरक्को से थे। 2 क्या है? वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। और 3 में क्या है? उसने रेहला लिखा था। तो देखिए इनके द्वारा
वह मोरक्को के थे, ये भी बात सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी बात सही है। और उसने रेहला लिखा था, ये भी बात सही है। तो तीनों स्टेटमेंट अपना सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि ये बात कब आते हैं? तो 1333 ईस्वी में। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 41 पे क्या कह रहा है? जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में जेलेपला दर्रा है। ठीक है, और इस दर्रा से ये हो के भारत चीन व्यापार भी होता है। और यह किस घाटी में है? तो चुम्बी घाटी में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये किसको किसको जोड़ता है? तो जेलेपला जो है सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 पे। और प्रश्न नंबर 42 है हमारा, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये मिजोरम में है। ठीक है, और ये म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 पे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1929 में, ऑप्शन बी है 1930 में, ऑप्शन सी है 1931 में, ऑप्शन डी है 1932 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1931 में। और कब? तो 5 मार्च, आप लोग डेट भी याद रखिएगा, 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। और ये क्यों होता है? तो गांधी जी को द्वितीय गोलमेज में भाग लेने के लिए इस समझौते को किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस समझौते से हमारे बहुत सारे नेता और हमारे देश के जनता जो है इस समझौते से नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि इस समझौते के तहत गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से बचाने में नाकाम रहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? आपके पास ऑप्शन ए है चीनूक, ऑप्शन बी है फोन, ऑप्शन सी है हरमैटन, ऑप्शन डी है मिस्ट्रल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए चीनूक। चीनूक जो है वो पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली पवन है और ये गर्म और शुष्क पवन है। तो इस कारण क्या होती है, जब ये बर्फीले जगह से जाती है तो वहाँ पे बर्फ़ को पिघला देती है, और बर्फ़ पिघल जाती है तो वहाँ पे घास आना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस पवन को क्या कहा जाता है? तो ये पशु के लिए लाभदायक पवन है, और ये बर्फ़ को क्या करती है? पिघलाती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? हिमभक्षी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? आपके पास ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है बरौनी, ऑप्शन सी है औरैया, ऑप्शन डी है कहलगांव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी औरैया जो है ये कहाँ है? तो औरैया उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 पे। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? ठीक है, तो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है सूर्या सेन, ऑप्शन डी है जतेंद्र नाथ मुखर्जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, और ये कब बनाया गया था ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? तो इसका गठन जो होता है वो 1924 में किया जाता है। और इसके संस्थापक कौन कौन होते हैं? तो इनके संस्थापक में आप लोग याद रखिएगा सचिंद्र नाथ सान्याल जो अध्यक्ष होते हैं, और राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक सदस्य हैं। और 1928 में क्या किया जाता है? तो 1928 में भगत सिंह के द्वारा इसे ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 पे। और 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से किसने 1979 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? आपके पास ऑप्शन है जगजीवन राम, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर, ऑप्शन सी है चरण सिंह और ऑप्शन डी है देवीलाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी चरण सिंह। चरण सिंह को हम लोग क्या कहते हैं? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और ये भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने ये कब प्रधानमंत्री बने थे? तो ये 1979 में। ठीक है, और 1980 जनवरी 1980 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। और इनके बाद और इनसे पहले कौन बने थे हमारे प्रधानमंत्री? तो इनसे पहले आप लोग याद रखिएगा मोरारजी देसाई जो 4थे नंबर के प्रधानमंत्री होते हैं, और भारत के इतिहास में वो अभी तक के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री हैं या सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं। कौन? मोरारजी देसाई। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 पे। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए है उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, ऑप्शन बी है वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन सी है उनका जन्म स्थान गुजरात था, और ऑप्शन डी है वे आर्य समाज के संस्थापक थे। तो देखिए आपका
स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को लिखा था, बात सही है ये। और क्या हो जाएगा, वे ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे, तो ये गलत है, आपका उत्तर हो जाएगा ये बी। लेकिन ब्राह्मण समाज के अगर संस्थापक पूछ ले तो कौन थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम आप लोग याद रखिएगा, तो मूल शंकर। कौन, तो मूल शंकर, आप लोग याद रखिएगा, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। और इन्होंने क्या किया था, तो आर्य समाज की स्थापना किया था, और इन्हीं के द्वारा स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 पे। 49 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण किया है। तो किताब उल हिंद के लेखक कौन थे, आपको बताना है। ऑप्शन ए है अल बुखारी, ऑप्शन बी है अल बरूनी, ऑप्शन सी है अल ख्वारिज्मी, और ऑप्शन डी है अल किंदी। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अल बरूनी, ठीक है। और अल बरूनी की ही पुस्तक है कौन सी, किताब उल हिंद। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, जो सामान्य अध्ययन का अंतिम प्रश्न है। क्या कह रहा है, गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब नदी के तट पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है ब्यास, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गंगा, और ऑप्शन डी है सतलज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी के किनारे गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब स्थित है, ठीक है। और इसी गुरुद्वारे में क्या किया गया था, तो ये गुरुद्वारा आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ है, तो ये गुरुद्वारा रोपड़ जिला में, पंजाब, ठीक है, पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है, आप लोग ये याद रखिएगा। और गुरु हर राय का अंतिम संस्कार भी यहीं किया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं विज्ञान सेक्शन के प्रश्नों पे। और विज्ञान सेक्शन का प्रश्न का पहला प्रश्न जो आज का हमारा 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है। तो आपके पास ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी है निहार, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, और ऑप्शन डी है संघनन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही है। संघनन क्या करता है, तो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है, और ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कौन करता है, तो ऊर्ध्वपातन। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 पे। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। आपके पास ऑप्शन है CO2, ऑप्शन बी है जल वाष्प, ऑप्शन सी है N2O, और ऑप्शन डी है SO2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा SO2 सल्फर क्या होगा, तो SO2 जो है वो इसका सही उत्तर है। ये हमारे किसमें, तो भूमंडलीय वाष्पीकरण में भाग नहीं लेता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 नंबर हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो ऑप्शन ए है वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी है वर्तिका, ऑप्शन सी है परागकोश, ऑप्शन डी है बाह्यदल। तो 53 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बाह्यदल। और ये बाह्यदल क्या होता है, तो आप लोग कली को देखते होंगे, कली में क्या रहता है, तो फूल के वो चारों साइड से हरे पत्ते से घिरे हुए कली आपको दिखते हैं, तो वही क्या है, बाह्यदल है, जो कली की रक्षा करता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, निमारी एक नस्ल है। ऑप्शन ए है भेड़ की, ऑप्शन बी है बकरी की, ऑप्शन सी है गाय की, ऑप्शन डी है भैंस की। तो 54 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गाय की ये एक नस्ल है। और ये गिर एवं खिलाड़ी गाय के नस्लों से उत्पन्न होता है। तो आप लोग याद रखिएगा गिर और खिलाड़ी ये भी गाय की ही नस्ल हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 पे। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन है चुंबकीय, ऑप्शन बी है ऊष्मीय, ऑप्शन सी है यांत्रिक, ऑप्शन डी है रासायनिक। तो 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा को विद्युत मोटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 पे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है बैगनी, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है लाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल। तो क्या होता है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो न्यूनतम होता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो है वो तरंगदैर्घ्य जो होता है इसका अधिकतम होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 पे। 57 नंबर प्रश्न क्या करा, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है अपवर्तन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है ध्रुवन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 58 पे। 58 नंबर प्रश्न हमारा है, आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है सिरोसा, ऑप्शन बी है
मुस्कुरैलिस, ऑप्शन सी है म्यूकोसा, ऑप्शन डी है ल्यूमेन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सीरोसा इसका सही उत्तर है। ये सबसे बाहरी परत को कहते हैं हारनाल की। चलिए अब हम लोग चलते हैं 59 नंबर प्रश्न। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? आपके पास ऑप्शन है वृक्क धमनी, ऑप्शन बी है उदरेय धमनी, ऑप्शन सी है फुसफुस धमनी, ऑप्शन डी है वंक्षण धमनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फुसफुस धमनी। और ये फुसफुस धमनी कहाँ से है? तो ये फुसफुस धमनी जो है हृदय के दाएं अलिंद को फेफड़ा तक, ठीक है, ऑक्सीजन रहित रक्त का क्या करती है? तो परिवहन करती है। और आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारा हृदय जो है वो 4 चैम्बर में बटा होता है, जिसमें 2 निलाय और 2 आलिंद होते हैं। दायां निलाय दायां आलिंद, बायां निलाय बायां आलिंद। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 60 पे। और क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है वृषण, ऑप्शन डी है अंडाशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होती है वृद्धि हार्मोन। इसी कारण क्या होता है? तो आदमी अगर ज़्यादा हार्मोन स्रावित होता है तो आदमी लंबापन का शिकार होता है, अगर कम स्रावित होता है तो आदमी बौनापन का शिकार हो जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 61 पे। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए है तारा, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन ए क्या है? तारा मछली, ऑप्शन बी है सिल्वर मछली, ऑप्शन सी है शार्क, ऑप्शन डी है व्हेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शार्क जो है वो मछली वर्ग का है, ठीक है। और ये क्या है? तारामीन। तो तारा मछली को हम लोग ही तारामीन कहते हैं। तो ये इकाइनोडर्मा संघ का है। और सिल्वर मछली जो है वो किस का है? तो सिल्वर मछली आप लोग याद रखिएगा ये ऑर्थोपोडा संघ का है। और व्हेल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ये स्तनधारी वर्ग का है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 62 पे। और प्रश्न नंबर 62 क्या कर रहा है हमारा? ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? आपके पास ऑप्शन है आयनिक बंध, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन सी है सहसंयोजी बंध, ऑप्शन डी है वंडरवाल बंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 63 नंबर पे। 63 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। Al2O3 प्लस 6HCl और अभिक्रिया करने के बाद क्या बन रहा है? तो 2Al2Cl3 प्लस। तो आपको बताना है ये खाली स्थान पे कौन सा चीज़ आएगा। तो आपके पास ऑप्शन है H2O, ऑप्शन बी है 2H2O, ऑप्शन सी है 4H2O, ऑप्शन डी है 3H2O। तो देखिए जब हम लोग 3H2O रखेंगे तो ये संतुलित हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3H2O। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 64 नंबर पे। 64 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा आपके पास ऑप्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑप्शन बी है परिवर्तित नहीं होती, ऑप्शन सी है काफ़ी हद तक गर्म हो जाती है, ऑप्शन डी है लगातार बदलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जिस कारण शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट को ही हम लोग क्या कहते हैं? लघु परिपथ कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट होने का यही कारण है, गर्म होकर क्या होती है? तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्यों? तो इसमें क्या होता है? तो इसमें रेसिस्टेंस नहीं होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ऑप्शन है अंडाशय, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी है फैलोपियन नलिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका जो है ये पुरुषों में पाए जाने वाला जनन तंत्र का भाग है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 66 पे। और 66 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है। तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। आपके पास ऑप्शन है विभवांतर, ऑप्शन बी है विद्युत धारा, ऑप्शन सी है शक्ति, ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का ही इकाई होता है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ठीक है, जिसको हम लोग ईवी से निरूपित करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम संघनन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक संघनन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो ऑप्शन इसका ए है संवहन, जिसको कन्वेक्शन कहते हैं, ऑप्शन बी है संघनन, जिसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, ऑप्शन सी है विकिरण, जिसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं, ऑप्शन डी है चालन, जिसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो देखिए हम लोग इसको कैसे समझते हैं? तो देखिए जब हम लोग किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो लॉ के तहत क्या होता है? हमारा बर्तन गर्म होता है, तो ये विकिरण के थ्रू हमारा बर्तन गर्म होता है। और जो पॉट जो गर्म होता है तो पॉट
शुरू से अंत तक कैसे गर्म हो जाता है, तो वो कंडक्शन के थ्रू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है, तो वो गर्म होता है। और बर्तन में रखे जो पानी जो गर्म होता है, आप लोग देखे होइएगा कि पानी जब गर्म होता है तो बुलबुला ऊपर की ओर उठने लगता है। तो उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल गर्म होता है वो ऊपर उठ जाता है, तो ये, और जो ठंडा होता है वो नीचे चला जाता है। तो इसी को हम लोग संवहन प्रक्रिया कहते हैं। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 68 पे। और 68 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने की उद्देश्य से बनाई गई है। आपके पास ऑप्शन ए है पीएम ध्वनि, ऑप्शन बी है पीएम वाणी, ऑप्शन सी है पीएम इंटरनेट, ऑप्शन डी है पीएम वार्ता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, पीएम वाणी योजना जो है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को तेज करने के लिए बनाई गई योजना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुर्दे यानी किडनी की संरचना और कार्यात्मक इकाएं हैं। आपके पास ऑप्शन है मूत्रवाहिनी यूरेटर, ऑप्शन बी है ब्रिकानु नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है वल्कुट कार्टेक्स, ऑप्शन डी है मज्जा मेडुला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकाग्नु, जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है। ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है प्रतिबल, ऑप्शन सी है आवेग, ऑप्शन डी है कार्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आवेग। तो संवेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। और दोनों की क्या होती है, तो बीमा जो होती है समान होती है। और क्या होती है, तो न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड इसकी क्या होती है, तो बीमा होती है। चलिए अब हम लोग, या आप लोग कह सकते हैं मात्रक होती है। चलिए अब देखते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन क्या है, लसिका सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक पर आक्रमण कर देता है। आपके पास ऑप्शन है विषाणु या वायरस, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है जीवाणु या बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है कवक या फंगी। तो हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु या बैक्टीरिया पर क्या करती है, तो हमला कर देती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन। एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को द्वारा पूरा किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ग्लाइकोजिनेशन, ऑप्शन बी है गमन, ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी है श्वसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्या कर रहा है, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ या आर्टरीज होती है। आपके पास ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है, तो गर्भनाल में एक लचीली ट्यूब जैसी संरचना होता है जो भ्रूण को मां से जोड़ती है। ठीक है, और गर्भनाल बच्चे को पोषण तत्व पहुंचाती है, और जो बच्चे का अपशिष्ट होता है उसे भी गर्भनाल ही क्या करता है, तो वहन करती है। अब आप लोग ये देखिएगा कि इसमें क्या होता है, इसी गर्भनाल में 2 धमनियाँ होती हैं और एक सीरा होता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा कितनी धमनियाँ गर्भनाल में होती है, तो 2 धमनियाँ होती हैं और एक सीरा होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 74 पे। क्या करा है, विस्कोस फाइबर से प्राप्त किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है सेलुलोज, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है तेल, ऑप्शन डी है पेट्रो रसायन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज से जो है वो विस्कोस फाइबर प्राप्त किया जाता है। और ये किससे बनता है, तो देवदार और बांस से ये बनाया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 75, जो आज के सेशन का हमारा आखिरी प्रश्न है। एक तरंग के लिए आवर्त काल द्वारा विभाजित तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। तो आपके पास ऑप्शन ए है तरंग वेग, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है कालांतर, ऑप्शन डी है आवृत्ति। तो 75 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयाम जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पे अपना सेशन ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसी तरह अपने ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करते हैं और आने वाले एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारियाँ करते रहें। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होगा। और हम लोग फिर कितने, तो संध्या 6:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहिए और इसी तरह आप लोग हमें प्यार देते रहिए। चलिए, धन्यवाद।